हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारी जो NISM 15 की जो सीरीज चल रही है रिसर्च एनालिस्ट की। उसमें हमने पहले वीडियो में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन बनाया था कि रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है, रिसर्च एनालिस्ट काम क्या करता है, रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी कौन से रोल्स में है और कितना पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और पूरा का पूरा ओवरव्यू मैंने आपको वहां पे दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक रोड मैप के लिए पूरा का पूरा करियर रोड मैप अगर जानना चाहते हो या रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है, ये सब चीजें अगर बेसिक्स पूरा जानना चाहते हो तो वो पहला वीडियो आप देख सकते हो। ये हमारा होगा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो, और इसके बाद में हम साइमल्टेनियसली अगले जो चैप्टर्स होंगे उनके सबके वीडियो कवर करेंगे। और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे, दो तीन क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करके लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, वो हम पहले थोड़ी सी आउटलाइन में आपको दे देता हूं। ओके, सिलेबस आउटलाइन अगर हम देखें तो हमें वैसे तो देखें तो 15 चैप्टर हमें रहने वाले हैं, जिसमें हम आज पहला चैप्टर हम करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अ रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। तो पहले चैप्टर में मतलब वैसे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उतना कुछ मतलब है नहीं, लेकिन अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए आपकी रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इथिकल क्या वेज होते हैं, या जो भी लीगल एस्पेक्ट जो होते हैं वो सब इसमें डिस्कस किए गए। ओके, तो मैं अगर आपसे कहूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर एग्जाम के लिए ना भी हो तो भी अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो सकता है। ओके, तो इसका वेटेज अगर हम देखें तो एग्जाम में वैसे एक ही मार्क का वेटेज इस चैप्टर का आना है, मतलब एक ही क्वेश्चन इस मार्क से हमें पूरे के पूरे एग्जाम में आएगा। ओके, उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट में अलग अलग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्या होते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। उसके उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारा होगा टर्मिनोलॉजी ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट। तो इक्विटी मार्केट एंड डेब्ट मार्केट की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर में। उसके बाद फोर्थ चैप्टर होगा फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। ओके, तो यहां से देखो जो मार्क्स का वेटेज है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि अब फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मतलब रिसर्च के फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए, रिसर्च यहां से हमारा मतलब पूरा का पूरा रिसर्च एनालिस्ट की रियल जर्नी हम जिसे कह सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत आता है आपके मार्केट के बारे में, डेप्थ मार्केट, इक्विटी मार्केट के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपको थोड़ा सा इजी जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पूरे के पूरे वीडियो देखो, क्योंकि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जो आपको पता भी नहीं होंगे। ओके, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स देखना, अलग अलग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज का स्टडी करना हमें इंपॉर्टेंट वहाँ पे हो जाता है। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक एनालिसिस की, इकोनॉमिक एनालिसिस टॉप डाउन अप्रोच जिसे हम कहते हैं, उसमें सबसे पहले हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, तो वो सब हम देखेंगे फिफ्थ चैप्टर में। उसके बाद सिक्स चैप्टर में हम देखें इंडस्ट्री का एनालिसिस। मान लो आप बैंकिंग सेक्टर का कोई स्टॉक अगर एनालिसिस कर रहे हो तो उसका एनालिसिस पे आपको कौन से रेशियो देखने हैं, और अगर कोई एसिड हेवी इंडस्ट्री है जैसे कि स्टील इंडस्ट्री होगी वहां पे रेशियो जो है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब जो प्रोस्पेक्टिव होता है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज ए इन्वेस्टर, हम जिस व्यू से उसे देखते हैं वो व्यू हमारा चेंज हो जाता है, या कुछ रेशियो यहाँ पे काम नहीं करते, कुछ रेशियो यहाँ पे अच्छे काम करते हैं। वो सब क्या होते हैं वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद कंपनी एनालिसिस एंड बिजनेस एंड गवर्नेंस। तो कंपनी का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कंपनी का फाइनेंशियल्स, पीएनएल हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये सब एनालिसिस हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, कंपनी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस में सेवेंथ में हम सीखेंगे बिजनेस एनालिसिस की, बिजनेस करता क्या है, प्रॉफिट कहाँ से कमाता है, पैसा, रेवेन्यू मॉडल और सेल्स, बाकी सब चीजें। और कंपनी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस में हम सब स्टेटमेंट्स का एनालिसिस सीखेंगे। ओके, उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट एक्शंस होती है, अलग अलग डिविडेंड होती है, बोनस इशू होते हैं, अलग अलग ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, वो सब क्या होते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, कहीं पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल काम करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं पे काम करता है, तो ये सब कैसे करना है ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ कमोडिटीज की, कमोडिटीज मतलब क्या, गोल्ड सिल्वर जो हो गए हार्ड कमोडिटीज होते हैं, कुछ सॉफ्ट कमोडिटीज होती है, तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर हम मार्केट में देखें हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ एसेट हम हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो कमोडिटीज का भी बहुत अच्छा खासा मतलब इंक्लूड हम हमारे पोर्टफोलियो में करते हैं, तो वहाँ पे कमोडिटी का एनालिसिस कैसे किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस, ये पूरा का पूरा हम सीखेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अ रिस्क एंड रिटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क आप कितनी ले रहे हो और रिटर्न कितना कमा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है, ये हम 12 चैप्टर में सीखेंगे। ओके, उसके बाद 13 चैप्टर हमारा रहेगा क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। तो क्वालिटी क्या होती है एक गुड रिसर्च रिपोर्ट की, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च फर्म खोलना चाहते हो, या आप किसी रिसर्च एनालिस्ट फर्म में अगर काम भी करना चाहते हो, तो एक गुड रिसर्च रिपोर्ट कैसा दिखता है, उसकी क्वालिटीज क्या होती है, ये उसके बाद में आपको लाइव एनालिसिस करके या हम एक प्रैक्टिकल सैंपल एक गुड रिसर्च रिपोर्ट भी वहां पे देखेंगे। ओके, उसके बाद लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो भी है ये सब
इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जब भी हम कोई भी रिसर्च बनाते हैं, कोई भी हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हो तो एक बात ध्यान में लो कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री में इंटर कर रहे हो। ओके, एज अ जॉब भी अगर आप रहे, एज अ इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट अगर आप रहे, अगर आप किसी कंपनी के साथ भी एज अ रिसर्च एनालिस्ट अगर काम कर रहे हो, तो आपका एक एक सेंटेंस वहां पे मैटर करता है, आपके रिसर्च की एक एक लाइन वहां पे मैटर करती है। तो वहां पे लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो होते हैं, जो इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब हमें फॉलो करने होते हैं। तो वो कौन से, वो हम देखेंगे 14 चैप्टर में। और 15 चैप्टर हमारा रहेगा टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो टेक्निकल एनालिसिस में कंप्लीटली प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे कैसे हमें डिसीजन लेना है, ये सब चीजें हम टेक्निकल एनालिसिस के चैप्टर में देखेंगे। तो ये सिलेबस का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया ताकि आप यहां से समझ सको कि हमें क्या क्या यहाँ पे स्टडी करने की जरूरत है। वैसे एनआईएसएम के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स होते हैं, अगर आपके पास वो है तो ठीक, नहीं भी होगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल दूंगा। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर भी एक नॉर्मल वीडियो में बना दूंगा। तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो आप वहां पे नोट्स डाउनलोड करके वहां पे स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एनआईएसएम का 15 का जो है रिसर्च एनालिस्ट का, वो आप अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हो। सिर्फ आपको पेन पेपर लेके अच्छे से नोट्स बना के ये पूरी की पूरी सीरीज अच्छे से देखनी होगी। और अगर आप चाहो तो वैसे नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, तो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होने वाला है ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं लेकिन एग्जामिनेशन का पैटर्न ही अगर उनको पता नहीं हुआ, मार्क्स का वेटेज कितना है ये पता होना। अब ये यहाँ पे देखो, ये मैंने मार्क्स का वेटेज दिया, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि किस चैप्टर को हमें ज़्यादा टाइम देना होगा। तो ये चीज़ें हमें जब एग्जाम में, हम रियल टाइम एग्जाम में जाते हैं, तब ये चीज़ें आपको हेल्प करती है। जो मुझे हेल्प किया था ये मैं आपको यहाँ पे इसीलिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे आपको ज़्यादा वेटेज है। अब देखो, टेक्निकल एनालिसिस को अच्छा वेटेज है, उसके बाद लीगल को अच्छा वेटेज है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है इन चैप्टर्स में। इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। उसके बाद जो हमारा एग्जाम स्ट्रक्चर होगा वो देख लेते हैं हम कि द एग्जामिनेशन कंटेंट्स 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक मार्क का हर एक होगा, और 5 केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक मार्क का एक होगा, एडिंग टोटल ऑफ 100 मार्क्स। तो कंप्लीट हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो 100 मार्क का हमारा एग्जाम होने वाला है। ओके, उसमें से 80 मार्क के आपके होंगे एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू हो गए। उसके बाद जो बचा हुआ हमारा है 5 केस स्टडीज रहेगी। ओके, ये केस स्टडीज में 4 हर एक केस स्टडी में क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी एक एक मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहे, जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो केस स्टडी बेस्ड रहेंगे, जिसमें 5 केस स्टडीज रहेगी, और 80 जो रहेंगे वो नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। ये केस स्टडीज क्वेश्चंस ये सब हम देखने वाले, तो चिंता मत करो, ये सब आपको केस स्टडीज भी आपसे स्टडी करके लूंगा, और ये सैंपल सब आपको दिखाऊंगा कि ये स्टडीज कैसे होती है, कैसे आपको वहाँ पे ज़्यादा स्कोरिंग आप कर सकते हो, इलिमिनेट कैसे कर सकते हो ऑप्शन को, ये सब हम देखेंगे। ओके, तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो 80 मार्क्स के हमारे वो होंगे, और 20 मार्क्स का जो क्विज स्टडी, मतलब ओवरऑल 100 मार्क का हमारा पेपर होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब आपके पास 120 मिनट्स रहेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पासिंग स्कोर आपका 60 मार्क्स का रहेगा। अगर आपको 60% आते हैं तो आप एग्जाम पास करते हो। ओके, और निगेटिव मार्किंग वहां पे रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 25% की निगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब मान लो अगर आपका एक आंसर करेक्ट आता है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर एक आंसर अगर आपका गलत आता है तो आपको 0.25 मार्क्स आपके कट होंगे। ओके, ये चीज ध्यान में लो। ओके, तो मतलब 4 आंसर्स अगर आपके गलत आते तो आपका 1 मार्क वहां पे कट होगा, ये चीज ध्यान में लो। ओके, तो निगेटिव मार्किंग है, इसीलिए हमें थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना होगा। थोड़ा सा ऑप्शन इलिमिनेट कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप निगेटिव मार्किंग की वजह से आपका स्कोर लूज ना करो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में हम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। तो इंट्रोडक्शन, रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन जो है, रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन क्या होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले ये देख लेते हैं। पहले रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट की, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनते हो, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम देते हो तो आपका रोल क्या होगा, मार्केट में आप क्या परफॉर्म क्या करोगे, आपका रोल क्या होगा, ये हम समझेंगे। उसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट की, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनते हो तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो हम देखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स इंटीग्रेशन विथ कंपनीज एंड क्लाइंट्स, तो कंपनीज के साथ आपका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, क्लाइंट्स के साथ आपका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए हम देखेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ
डिजायर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपके इंपॉर्टेंट क्वालिटीज आप में क्या होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम वो बिल्ड कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ओके, तो उसके बाद क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल रिसर्च एनालिस्ट अगर हम देखें तो एनालिटिकल थिंकिंग आपको आनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए। इसीलिए देखो रिसर्च एनालिस्ट का जो हमारा सर्टिफिकेशन है उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है, उसके बाद रिन्यू करने को बोलता है, क्योंकि क्या होता है मार्केट डायनेमिक है, मार्केट कंटिन्यूअसली चेंज होता है। ओके, तो उसके हिसाब से हमें भी मार्केट में जो न्यू अपडेट है वो सब सीखना होता है, वैसे वैसे रिसर्च हमारा बनाना होता है और उस बेस पे हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं। ओके, तो अटेंशन टू डिटेल्स की डिटेल्स का अटेंशन, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री में अगर हम आ रहे हैं तो अटेंशन टू डिटेल इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें हर एक डिटेल सीखनी होगी, हर एक डिटेल पॉइंट हमें वहां पे ग्रैब करने होंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर आप एनालिसिस करते हो तो वहां पे बहुत सारे जब रिपोर्ट बनाया जाता है तो आपके ऐसे भी ऑफिसर्स होते हैं जो कि मतलब रिपोर्ट में भी थोड़े बहुत नंबर्स के साथ खेला जाता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन जिसे हम कहते हैं वो किया जाता है। तो ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इन चीज़ों को कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन करके इस पे कैसे डिसीजन लेना है, ये सब प्रैक्टिकल वे में हम सीखेंगे। ओके, उसके बाद इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपको, उसके बाद आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन क्यों होना चाहिए कि अगर मान लो आपके पास क्लाइंट आता है तो उसको आपको क्या बताना है, ये इफेक्टिवली आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सको। अगर आप कंपनी के कॉल सुन रहे हो, अगर आप कॉल के पार्ट हो तो वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके एक सेंसेबल एक अच्छी क्वेश्चन आप मैनेजमेंट को पूछ सको, ये सब चीज़ें होती है। ओके, एंड डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट ये हर एक फील्ड में, अगर आप फाइनेंस की किसी भी फील्ड में जाते हो इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन आपको इंपॉर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मार्केट हर रोज ओपन होगा, मार्केट क्लोज होगा, मार्केट अपना बिहेव करेगा, लेकिन आपके लिए कोई भी रुकने वाला नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। फाइनेंस के किसी भी प्रोफेशन में अगर आप कहो तो फाइनेंस के किसी भी प्रोफेशन में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हमें हो जाती है। ओके, तो प्राइमरी रोल्स ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, तो प्राइमरी रोल रिसर्च एनालिस्ट के क्या क्या होते हैं ये सब हम देख लेते हैं। ओके, तो रिसर्च एनालिस्ट के रोल एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो एग्जांपल यहां पे भी वही है बुक में भी, लेकिन मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, मान लो एक आदमी है जिसे अब मोबाइल फोन खरीदना है। ओके, स्मार्टफोन इसे खरीदना है। ओके ओके, ये आदमी, लेकिन ये इस आदमी की हम एज कहेंगे 45 ईयर्स। ओके, मतलब अच्छी खासी एज वाला आदमी है और इसका एक बेटा है। ओके, जिसका नाम है चिंटू। ओके, अब ये आदमी क्या करता है, इसे स्मार्टफोन खरीदना है। ओके, स्मार्टफोन खरीदना है, तो ये स्मार्टफोन खरीदना चाहता है, लेकिन आज के मार्केट के हिसाब से इसे उतना कुछ पता नहीं कि ऑनलाइन के फीचर्स क्या होते हैं, ये वो बाकी कुछ पता नहीं। 45 ईयर्स का मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे पापा के एज का कोई आदमी है, तो इनको क्या मतलब सिर्फ व्हाट्सएप के लिए और दो चार चीज़ों के लिए लगता है। तो ये क्या करता है, अपना बेटे को चिंटू को कहता है भाई मुझे एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, ये मोबाइल फ़ोन खरीदना है मुझे, तो तू बता मुझे कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीदना है। ओके, चिंटू को बता दिया कौन सा मोबाइल फोन खरीदना है, मुझे बता, वो मोबाइल फोन में खरीद लूंगा। अब चिंटू जेनजी बंदा है, तो चिंटू तो देखेगा, चिंटू गया, चिंटू जाता है, चिंटू वेबसाइट पे जाता है, चिंटू देखता है कि कौन सा मॉडल्स अवेलेबल है, हमारा बजट क्या है, उसमें कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, कैमरा पक्का पिक्सल क्या है, एआई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है या नहीं, फीचर्स अलग अलग क्या है, रैम क्या है मोबाइल की, स्टोरेज क्या है, और अलग कुछ भी फीचर हो गए, वाटर प्रूफ है या नहीं, ये सब फीचर चिंटू एनालिसिस करता है। ठीक है, ये सब फीचर जो होते हैं मोबाइल के फीचर, ये सब फीचर, बैटरी लाइफ क्या है, वो सब ये चिंटू अब एनालिसिस करता है। ठीक है, अब चिंटू जाता है पापा के पास और बताता है पापा पापा ये देखो ये मोबाइल है, ये ऐसे ऐसे फीचर है, आईफोन 15 प्रो है, इसके ये फीचर है, इतने कैमरे, ये वो सब कुछ। ओके, पापा बोलते भाई देख मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सिर्फ एक मोबाइल खरीदना है, तू बता कि कौन सा मोबाइल खरीदना है, मुझे बता कि प्राइस कितना देना है और मुझे कौन सा कलर खरीदना है, बस यही दो चीजें मुझे पता है, खत्म। तो अब ये जो पापा हो गए, ये क्या हो गए, ये हो गए क्लाइंट। क्लाइंट क्यों, अब इनको सिर्फ मोबाइल खरीदना है, लेकिन ये जो चिंटू है अभी ये हो गया रिसर्च एनालिस्ट। कैसे कि ये सब मार्केट में रिसर्च करेगा कि मार्केट का कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन है, कॉम्पिटिटर एडवांटेज क्या है, मोड क्या है कंपनी का, ये सब एनालिसिस अब ये चिंटू करेगा। तो ये चिंटू हो गया रिसर्च एनालिस्ट। ओके, और ये पापा जो है ये हो गए क्लाइंट। तो अब ये क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई मुझे कुछ भी पता नहीं, ना मुझे कोई मार्केट का नॉलेज है, ना मुझे समझ में आता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे एनालिसिस करना है, ना मुझे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पता है, नथिंग।
आप मेरे बिहाफ पे ये सब करो और मुझे सिर्फ एक डिसीजन बताओ कि रिलायंस को बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। अगर बाय करना है तो कितने रुपीस पे बाय करना है, कितनी देर तक होल्ड करना है, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा एग्जिट क्या होगा, खत्म। ओके, ये हो गया रिसर्च एनालिस्ट चिंटू। आया आपको ध्यान में? यही काम होता है किसी भी रिसर्च एनालिस्ट का कि बेस्ड ऑन आवर क्लाइंट, अगर आप किसी फर्म में भी काम कर रहे हो, इंडिविजुअल अगर आप काम कर रहे हो, तो भी कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो उसके बेसिस पे जो भी रिसर्च है वो पूरा का पूरा रिसर्च करना और वो जो भी रिसर्च होगा उसका रिपोर्ट इस क्लाइंट को प्रोवाइड करना कि भाई ये देखो इतनी रिस्क है, इतना टारगेट है, ये है कंपनी का, ये है, ये सब भी आपको पता है। लेकिन इंडिविजुअल जो होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आपको सिर्फ जो आपका क्लाइंट होता है उसके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आपको बताना होता है कि ये स्टॉक है, ये ऐसा है, ये ऐसी परफॉर्मेंस देगा। ओके, सिंपल, यही होता है रिसर्च एनालिस्ट का रोल। ओके, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, और द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अभी जो ये फोन सिमिलर टू बाइंग फोन है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग जो होती है प्रोसेस, वो क्या, सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम नीड की, नीड क्या है, डिसाइड पर्पस, बजट, प्राइस रेंज। ओके, जैसे कि हमने मोबाइल फोन के एग्जांपल में देखा कि सबसे पहले पर्पज क्या है हमारा, कि फोन आना चाहिए, फोन जाना चाहिए उस आदमी के लिए, तो जो बड़े हैं उनके लिए तो क्या, और व्हाट्सअप चलना चाहिए, एक कैमरा होना चाहिए, खत्म, नीड, हमने नीड। उसके बाद बजट क्या है उनका, प्राइस क्या है, कितनी चाहिए उनको, 30 to 40,000 में कोई तो मोबाइल चाहिए, 40 to 50,000 में चाहिए, तो उसमें अच्छा कौन सा है। उसके बाद हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं उसमें। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ सुटेबल ऑप्शन, कि कौन से ऑप्शन उसको सुटेबल है, कि आईफोन का ये हो गया, पिक्सल का ये हो गया, उसके बाद सैमसंग का ये पीस हो गया, ये सब हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे कि प्राइस कंपैरिजन करेंगे, कैमरा मेगापिक्सल कंपैरिजन करेंगे, हम ऐसे कंपनी को भी कंपेयर करते हैं। मान लो किसी आईटी कंपनी में, आईटी इंडस्ट्री की दो कंपनियां है, टीसीएस क्या परफॉर्म कर रही है, इन्फोसिस क्या परफॉर्म कर रही है, हम इसे कंपेयर करते हैं। ओके, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कौन सी कंपनियां हमें अच्छा दे रही है, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस जिसे कहा जाता है। ओके, उसके बाद इवैल्यूएट, फोकस, व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू, मतलब कंपेयर करने के बाद आपकी नीड को ज्यादा क्या मैटर करता है। आपको बैटरी लाइफ अच्छी चाहिए तो सैमसंग में अच्छी मिल रही है तो आप उस तरफ जाओगे। ओके, अगर आप एक फोटोग्राफर हो, अगर आपको वो ज्यादा चाहिए तो आप पिक्सल की तरफ जाओगे, गूगल पिक्सल की तरफ जाओगे, ताकि वहां पे आपको कैमरा अच्छा मिल जाता है। ओके, तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको मतलब बारिश में आपका कुछ काम है तो आपको वाटर प्रूफ चाहिए, आप कहते हो कि मुझे ब्रांड चाहिए, तो आप एप्पल की तरफ जाते हो थोड़ा सा। तो आपकी नीड के हिसाब से फिर आप इवेल्युएट करते हो और उसके बाद डिसाइड करते हो बाय करना है या नहीं करना। ओके, ये हो गया मोबाइल का एनालिसिस, और ऐसे ही हमारा होता है किसी भी कंपनी का एनालिसिस, और वहां पे हम डिसीजन लेते हैं कि कंपनी को बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। बस सिंपल, यही होता है किसी भी रिसर्च एनालिस्ट का काम। ओके ओके, तो अब जो भी रिसर्च एनालिस्ट होता है उसके लिए रॉ डाटा होता है, और रॉ डाटा को हम फिल्टर करते हैं। ओके, तो ये रॉ डाटा क्या हो गया, ये रॉ डाटा को सिर्फ फिल्टर करने का काम हम करते हैं। तो ये रॉ डाटा क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, इकोनॉमी का एनालिसिस हो गया, इकोनॉमी में क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटर कौन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, कॉन कॉल्स हो गए, ये सब डालने के बाद यहाँ पे फिल्टर होता है कि मुझे ये चाहिए, और उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट अपना डिसीजन लेता है। इसमें से जो फिल्टर होकर अच्छा आएगा कि मुझे रेवेन्यू ग्रोथ इतना चाहिए, मुझे कंपनी इस इंडस्ट्री से चाहिए, ये सब फिल्टर होने के बाद रिसर्च एनालिस्ट फिर अपना एक डिसीजन बनाता है। ओके, तो यही यहाँ पे दिया है। तो डाटा एंड इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा वो यहाँ पे इंपेरेटिव टू अ फंक्शन ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट आर इज नीड इंफॉर्मेशन persistent to an investment being evaluated. This would include information about the macro and a macroeconomic factor, industry specific information and a company specific information. तो मैक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है ये मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले एक लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, अगर आपको याद हो, जो मैंने किया था टॉप डाउन एनालिसिस। ओके, तो टॉप डाउन एनालिसिस मतलब क्या ये भी समझाता हूँ, और मैक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मैक्रो फैक्टर्स मतलब क्या, MACRO। ओके, मैक्रो फैक्टर जो होते हैं, मैक्रो फैक्टर मतलब क्या, पूरी की पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस, इंडस्ट्री का नहीं कह सकते हम, इकोनॉमी का एनालिसिस कह सकते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमी का एनालिसिस। ओके, तो अब ये इकोनॉमी का एनालिसिस करना मतलब क्या, इकोनॉमी का एनालिसिस करना मतलब कि हमारी जो इंडिया है यहाँ पे क्या चल रहा है, ये मतलब आरबीआई का रेट क्या चल रहा है, अगर बॉन्ड्स का अगर हम यील्ड देखें तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का यील्ड क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स यील्ड क्या चल रहा है, उसके बाद इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, मॉनिटरी पॉलिसी होती है जो कि हमारी आरबीआई डिक्लेयर करती है, जहाँ पे रेट कट करते हैं। अगर आप भी अभी भी अगर हम लाइव देखें तो 5.25 के आसपास हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है। ओके, उसके बाद इन्फ्लेशन क्या चल रहा है,
इकोनॉमी में हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, ओके, ये सब चीजों का एनालिसिस करना, स्पेंडिंग कितना है, गवर्नमेंट का डेफिसिट कितना है, ये सब मतलब इकोनॉमी लेवल पे सब कुछ एनालिसिस करना, इस एनालिसिस को कहा जाता है मैक्रो एनालिसिस ऑफ द कंपनी, इकोनॉमी, सॉरी, ओके, कि मतलब इकोनॉमी, ओवरऑल कंट्री का हम एनालिसिस कर रहे हो, उसके बिहाफ पे अब हम डिसीजन लेंगे। डॉलर के मुकाबले हमारा इंडियन रूपी क्या चल रहा है, मैक्रो एनालिसिस हो गया। ओवरऑल इकोनॉमी का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके, मैक्रो एनालिसिस, ओके, तो ये हो गया हमारा माइक्रो एनालिसिस। एंड उसके बाद हमारा आता है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ओके। तो मैक्रो हो गया हमारा। इसके बाद इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर मतलब क्या, ये आपको समझाने की कोशिश करो। इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर मतलब मैक्रो हमारा हो गया इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री मतलब क्या, मान लो अभी मैं टीसीएस का अगर एग्जांपल ले लूं, टीसीएस को अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं इंडस्ट्री का एनालिसिस करूंगा, तो सिर्फ मैं टीसीएस की इंडस्ट्री का एनालिसिस करूंगा, तो टीसीएस का कौन सा हो गया, फिर आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी क्या चल रही है, आईटी सेक्टर का ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सब मैं एनालिसिस करूंगा। आईटी सेक्टर में मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ आने वाले हैं या नहीं। अभी अगर देखो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आईटी सेक्टर गिरा हुआ है, क्यों, क्योंकि एआई बबल की वजह से आईटी सेक्टर, अब इंडस्ट्री पे वो पूरा का पूरा इंपैक्ट पड़ा। और उसके बाद आता है हमारा फिर कंपनी एनालिसिस, ओके। तो आपको समझ में आया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे, इकोनॉमी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है। उसके बाद हम जो भी हमारा स्टॉक होगा, जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा होगा, मान लो अगर ऑटो सेक्टर का स्टॉक है तो हम ऑटो इंडस्ट्री को एनालिसिस करेंगे, ओके। और उसके बाद हम कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं। फिर अब आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनियां, टीसीएस हो गई, ओके, उसके बाद विप्रो हो गई, उसके बाद अगर हम कहें तो टेक महिंद्रा हो गई, इन्फोसिस हो गई, ओके। तो ये सब अब कॉम्पिटिटर हो गए, ओके, ये एक दूसरे के, ओके। तो इन सब में अब अगर मुझे इन्फोसिस, मान लो इन्फोसिस का अगर लेना है तो अब इन्फोसिस मैंने चूज किया, मान लो, तो इन्फोसिस का अब मैं इंडिविजुअल एनालिसिस करूंगा कि इन्फोसिस रेवेन्यू कितना कमा रही है, इन्फोसिस एक्सपेंस कितना कर रही है, इन्फोसिस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब अब हो गया, ये हो गया कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस। तो आपको ध्यान में आ गया, टॉप डाउन अप्रोच होता है, सबसे पहले हम ओवरऑल इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हम जो भी कंपनी होगी उस कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे, ओके। तो ये होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच, और मैक्रो भी आपको वहां पे पता चल गया, ओके। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन में बी कलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो अब क्या होता है ना कि जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेने जाते हो, मान लो अगर आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप ले रहे हो, तो उसको बैक बाय डाटा चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, कि मान लो आपने एक व्हाट्सअप मैसेज देखा कि इकोनॉमी में ये चल रहा है, और आप वैसा नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट एजेंसी होनी चाहिए। तो आप ये डाटा कहाँ से लोगे, आरबीआई की साइट से लोगे, मॉनिटरी पॉलिसी जहाँ पे डिक्लेयर होती है, गवर्नमेंट के जो भी अलग अलग साइट्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ से लेंगे, ताकि जो भी डाटा है हमारा वो रिलेवेंट डाटा हमें मिले, ओके। उसके बाद ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं हमारे, ओके। तो ग्लोबल फैक्टर्स में हमारे होते हैं डाटा ऑन द ग्लोबल फैक्टर्स में भी कलेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसीज। तो इंटरनेशनल एजेंसी जो होती है उनसे हम ग्लोबल फैक्टर की ग्लोबल लेवल पे, अभी अगर हम कहें तो एक्सचेंज रेट क्या चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, किस कंट्री में अच्छा खासा डिमांड चल रहा है, किस कंट्री की ग्रोथ वहाँ पे ट्रेजेक्ट्री हमें आगे वाली दिख रही है, ये सब ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं। वॉर रिलेटेड अगर कोई सिचुएशन हुई तो ग्लोबल लेवल पे उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते हो तो ये ग्लोबल इंपैक्ट हो गया, अगर गोल्ड के प्राइस अगर बढ़ते तो ये ग्लोबल इंपैक्ट हो गया, ग्लोबली गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसीलिए इंडिया में भी गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें होती है। तो ये ग्लोबल लेवल पे हमें इसका एनालिसिस करना होता है। ग्लोबल लेवल पे पोवर्टी लेवल क्या चल रहा है अभी, ये हम सब देखते हैं, ओके। तो ये जो होता है इसका डाटा हम लेते हैं आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बाद एडीबी करके होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है, ये ग्लोबल लेवल पे ये बॉडीज होती है, इनसे हम रिलेवेंट डाटा लेते हैं ग्लोबल लेवल एनालिसिस करने के लिए। इनके वेबसाइट पे आपको इजीली सब कुछ डाटा ये सब मिल जाएगा, और वहां पे जाके आप इजीली ये सब डाटा एनालिसिस कर सकते हो, ओके। उसके बाद इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन करना होता है हमारा, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल्स एंड पब्लिकेशन में भी यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द इंडस्ट्री एंड सेक्टर। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स है जिसमें आप स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के एनालिसिस देख सकते हो। वहां पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट कौन से सेक्टर पे कितना पैसा डाल रहा है। अगर अभी हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छी खासी स्पेंडिंग चल रही है, डिफेंस सेक्टर पे अच्छी खासी स्पेंडिंग चल रही है गवर्नमेंट की, तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम आउटलुक वहां पे देखते हैं। और उसके बाद कंपनी की इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन जो होती है इसका रिलेवेंट सोर्स होता है किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी पब्लिश करती है वो। उसके बाद मैनेजमेंट इंटरेक्शन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये फिर
कौन कॉल होती है कंपनी की, जिसमें कंपनी से डायरेक्टली बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट जाके वहाँ पे जो बड़ी बड़ी फर्म होती है वो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो वहाँ पे आपके डाउट अगर आपके भी कुछ हो तो वहाँ पे वो क्लियर करते हैं। आपको एज अ रिसर्च एनालिस्ट वहाँ पे मौका मिलता है कि आप मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैनेजमेंट अगर बता रहा है कि अगले साल हमारा रेवेन्यू इतना बढ़ेगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो किस पैरामीटर्स पे, क्योंकि वो भी बैक्ड बाय डाटा होना चाहिए। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बन रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखो कि आपका हर एक डिसीजन, हर एक लाइन जो आप लिखते हो वो बैक बाय डाटा होनी चाहिए। वैसे ही प्रोफेशनल लेवल पे सब कुछ बैक बाय डाटा होता है, तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद आप प्लांट या फैक्ट्री को विजिट कर सकते हो। यस, एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप किसी भी प्लांट या फैक्ट्री को विजिट कर सकते हो, उसके एम्प्लॉयज से बात कर सकते हो, मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, और उसके बाद मार्केट का जो भी हमारा सर्वे है और शेयर होल्डर्स के इंटरव्यू लेके आप वहाँ पे डिमांड सप्लाई वो बाकी की सब चीज़ों का एनालिसिस वहाँ पे कर सकते हो। ओके, उसके बाद एनालिसिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है हमारी वो 2 फैक्टर्स पे चलती है। ओके, अब ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले होते हैं हमारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव मतलब क्या कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है। इसमें क्या क्या आता है यहाँ पे, फिर हमारा ऑपरेशंस इफिशिएंसी कैसी है। तो क्वालिटेटिव फैक्टर में क्या आएगा, ऑपरेशंस मतलब कंपनी ऑपरेशंस कैसे कर रही है, कॉम्पिटिटिवनेस की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। अगर मैं आपको से कहूँ, अगर स्मार्टफोन का ही अगर हम एग्जांपल ले तो एप्पल के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ब्रांड क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, मोड जिसे हम कह सकते हैं। ओके, अगर आप मार्केट में जाते हो, फेविकॉल अगर आप खरीदने जाते हो तो पेडिलाइट इंडस्ट्री का फेविकॉल आता है, तो फेविकॉल के पास वो एक एडवांटेज हो चुका है। ओके, अगर आप मार्केट में जाते हो तो फेविकॉल, ग्लू आप कभी कहते हो नहीं, आप क्या कहोगे, कभी भी आप शॉप पे जाओ ये चीज ऑब्जर्व करो, आप क्या कहोगे, फेविकॉल दे दो। ये क्या हो गया, ये ब्रांड रिकॉल हो गया, ये हो गया कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कि लोगों का उतना ट्रस्ट उस ब्रांड पे बन चुका है। ओके, ये चीज ध्यान में रखो। उसके बाद और अगर हम एग्जांपल ले तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कोलगेट का, कि अगर आप कभी भी अगर मार्केट में जाते हो तो आप कहते हो कि कोलगेट दे दो, टूथपेस्ट आप कभी कहते हो नहीं, तो ये हो गया, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। ओके, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट फाइनेंशियल्स पे पड़ता है। ये भी चीजें हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि कोई अगर पूरा का पूरा इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में हम स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी जियो ने क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिया कि पहले फ्री दे दिया, उसके बाद अभी भी 5G उन्होंने फ्री कर दिया, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया कि बाकी सारी कंपनियां जो कर रहे हैं उससे हम क्या अलग कर रहे हैं या कस्टमर्स को क्या अच्छा दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, बिजनेस प्लान्स क्या है, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या बिजनेस प्लान है कंपनी के, वर्क इथिक्स एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो भी है, तो मैनेजमेंट का इथिक्स क्या है, मैनेजमेंट की मतलब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का एजुकेशन हम देख सकते हैं, उनका अभी तक का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने काम किया। अगर सुंदर पिचाई का अगर हम एग्जांपल ले तो वो गूगल के सीईओ है, तो उनकी मैनेजमेंट में पूरी की पूरी कंपनी इतना अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन जिस दिन सुंदर पिचाई वहां से रिजिग्नेशन कर देते हैं तब मैनेजमेंट में कौन नया मेंबर आ रहा है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीजें मैनेजमेंट का स्टडी की सीईओ क्या है, क्योंकि उनका एक विजन होना चाहिए, उनके पास एक एडवांटेज होना चाहिए, उनके पास एक आगे मतलब कंपनी की ग्रोथ कैसी करनी है उसके सब प्लान्स एंड ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद इंडस्ट्री का आउटलुक एंड मेनी मोर थिंग्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो इंडस्ट्री का हम ओवरऑल आउटलुक करते हैं कि इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। उसके बाद हमारे आते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। तो क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव आपको समझ में आ गया, जिसमें क्वांटिटी मतलब नंबर्स का जहां पे इंक्लूड नहीं होता वो सब हो गए हमारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स। ओके, और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स अगर हम देखें कि रेवेन्यू की ग्रोथ क्या है, कि रेवेन्यू बढ़ भी रहा है या नहीं, सेल्स कंपनी के कितने हो रहे हैं। ओके, उसके बाद कॉस्ट एंड मार्जिन्स मतलब अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। अगर मान लो रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट कम बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, कंपनी मार्जिन्स पे काम कर रही है। ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, जितना ज्यादा कंपनी बनाने लगेगी उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा। ओके, ये चीज ध्यान में लो। ओके, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, मान लो अगर कोई कंपनी ऐसी भी होती है जो पैसा तो कमाती है लेकिन प्रॉफिट में ही नहीं दिखता, मतलब टॉप लाइन में आपको सेल्स दिखेगा, रेवेन्यू दिखेगा, लेकिन बॉटम लाइन में प्रॉफिट ही नहीं दिखता, तो वो हमें एनालिसिस करना होता है। उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, अलग अलग रेशियोज होते हैं, जैसे पी होगा, आरओई होगा, आरओसी होगा, ये सब एनालिसिस करना। कैश फ्लोज एनालिसिस करना कि कंपनी कितने इफिशिएंटली कैश मैनेज कर रही है। लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड रिस्क एंड वैल्यूएशन, ये सब जो हो गए हमारे, ये हो गए क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स मतलब जिसमें नंबर इंक्लूड है वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आते हैं, जो रेशियोज और बाकी सब चीजें। और क्वालिटेटिव फैक्टर्स मतलब जिसमें क्वालिटी, मतलब क्वालिटी हम कंपनी की कह सकते हैं, और जिसमें नंबर्स का इंक्लूड नहीं होता वो सब क्वालिटेटिव फैक्टर्स हमारे हो गए। ये सिंपल चीज याद रखो। ओके, तो डिसीजन आउटकम जो है हमारा उसके बेसिस पे हम लेते हैं। फिर बाय, होल्ड या सेल, मतलब अगर कोई कंपनी क्वालिटेटिव एंड कॉम्पिटिटिव अगर अच्छी करे तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, हमें एडवांटेज मिलता है, मतलब दोनों का वहां पे फैक्टर, मतलब मैनेजमेंट भी अच्छा है और मैनेजमेंट जो है वो नंबर्स में भी आपको अच्छा अगर दिख रहा है तो वहां पे आप वो कंपनी को बाय करने का फिर सोच सकते हो। ओके, ये चीज ध्यान में लो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ आरएस एंड देयर रोल्स। तो अभी आरएस भी जो होते हैं, अब ये
अलग अलग टाइप्स ऑफ आरएज होते हैं और उनके रोल्स क्या होते हैं स्पेसिफिक, वो हम अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है हमारा सेल साइड एनालिसिस। ओके, एनालिस्ट। तो सेल साइड एनालिस्ट मतलब क्या, दे टिपिकली पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट इन द पब्लिक डोमेन ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनीज इंडस्ट्रीज विद स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बाय होल्ड सेल सिक्योरिटीज। दिस रिकमेंडेशन इंक्लूड्स एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटी। ओके, तो ये क्या चीज है मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ओके, सेल साइड एनालिस्ट सबसे पहले समझाता हूँ। सेल साइड एनालिस्ट मतलब क्या, ये जो भी रिसर्च रिपोर्ट होते हैं अपना वो पब्लिकली डिस्क्लोज कर देते हैं, पब्लिकली वो अपना रिपोर्ट दे देते। तो अब आप कहोगे कि पब्लिकली रिपोर्ट दे देना, न्यूज में दे देना, तो इनको बेनिफिट कैसे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सेल साइड एनालिस्ट जो होते हैं वो अपना रिपोर्ट जो होते हैं पब्लिकली दे देते हैं कि किसी भी कंपनी को बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। ओके ओके, ये चीज आपको ध्यान में आ गई। मोतीलाल ओसवाल करके अभी हमारी एक अच्छी रिसर्च एनालिस्ट को हम ऐसे जैसे हम कह सकते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल ने मान लो एक रिसर्च रिपोर्ट रिलायंस पे दे दिया कि बाय करो। ओके, तो अब जो भी मतलब इन्वेस्टर्स होंगे जो इनके प्लेटफॉर्म पे बाय करेंगे, मतलब इनके प्लेटफॉर्म पे जो इन्वेस्टर्स अवेलेबल है उनमें इन्होंने पब्लिश कर दिया। तो अब ये जो इन्वेस्टर्स है, ये इन्वेस्टर जब इनके प्लेटफॉर्म पे बाय करेंगे या सेल करेंगे तो इनको ब्रोकरेज कमीशन मिलेगा। तो इस ब्रोकरेज कमीशन के लिए ये अपने जो रिपोर्ट होते हैं ये पब्लिकली सेल करते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान में आ गई कि इनका प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स ब्रोकरेज होता है, पर ये अपने रिसर्च रिपोर्ट पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं ताकि इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले और जिससे इनको ब्रोकरेज अर्न हो सके। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में आएगी। तो सेल साइड एनालिस्ट क्या होते हैं, जो अपने रिसर्च पब्लिकली करते हैं और इनका मेन रेवेन्यू स्ट्रीम होता है ब्रोकरेज फर्म, या मतलब बड़ी बड़ी जो फर्म होती है वही इनको बोलती है। जो फर्म में मान लो अब आपका डीमैट अकाउंट अगर मोतीलाल ओसवाल के पास, तो वो आपको फ्री में ये रिपोर्ट देंगे, सेल साइड रिपोर्ट। ओके, तो ये सेल साइड एनालिस्ट जो होते हैं उनके पीछे अगर आप सेल साइड एनालिस्ट बनते हो तो आपको वो रिपोर्ट फिर आपके इन्वेस्टर्स के लिए बनाने होते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड हमारे होते हैं बाय साइड एनालिस्ट। ओके, तो बाय साइड एनालिस्ट मतलब क्या, कि मान लो एक म्यूचुअल फंड कंपनी, ओके, एक म्यूचुअल फंड कंपनी अगर है तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी को शेयर्स बाय करने होंगे। ओके, उनका पोर्टफोलियो डिजाइन करना होगा। तो इस म्यूचुअल फंड कंपनी को ये सब काम करने के लिए फिर होते हैं ये जो रिसर्च रिपोर्ट होते हैं, ये रिसर्च रिपोर्ट फिर इनके बनाते हैं बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट। ओके, कि ये अब पूरा कंपनी का एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे और उसमें से कोई अच्छी कंपनी मान लो इन्होंने ढूंढी कि एचडीएफसी बैंक एक अच्छे वैल्यूएशन पे अभी मिल रही है, लेकिन इनके अब जो रिपोर्ट होगी ये रिपोर्ट पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बनाएंगे अपना जो फंड है या अपनी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है उसके इंटरनल पर्पज के लिए, मतलब उनके जो इन्वेस्टर्स है, उनके जो बाकी के मैनेजर्स है उनके लिए बनाएंगे। तो इंटरनल पर्पज के लिए अगर हमें ये स्टॉक बाय करना है या नहीं करना है, कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है इसके लिए, तो ये होते हैं हमारे बाय साइड एनालिस्ट जिनका पर्पज होता है इंटरनल यूज। ओके, और सेल साइड एनालिस्ट का कि पब्लिकली वो डिस्क्लोज कर देते। और थर्ड हमारे होते हैं इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट मतलब क्या, आप डायरेक्टली आपकी फर्म डाल सकते हो और वहां पे इंडिपेंडेंटली आप क्लाइंट को असिस्ट कर सकते हो, कि आपको क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो बना के दे सकते हो और वहां पे आप बाय सेल या होल्ड कोई भी रिकमेंडेशन अगर होती है तो इंडिपेंडेंटली आप आपकी फर्म डालते हो और वहां पे जो आपके क्लाइंट हो गए उनके बिहाफ पे आप फिर उनको एक स्पेसिफिक रिपोर्ट बना के देते हो। फिर स्पेसिफिक रिपोर्ट मतलब ऐसे भी होते हैं फिर कि कोई क्लाइंट है, मान लो उसने आपको बोला कि मुझे इस इंडस्ट्री का, मतलब ऑटो इंडस्ट्री में कौन से स्टॉक अच्छा है, तो कस्टमाइज रिपोर्ट भी आपको उससे बना के दे सकते हो और उससे आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो जो भी आपकी फीस होती है वो। तो ओके, तो एम्प्लॉय एंड क्लाइंट की अगर हम बात करें तो सेल साइड एनालिस्ट की अगर हम देखें तो सेल साइड एनालिस्ट के इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, ब्रोकरेज फीम होती है या एडवाइजरी फीम, ये एम्प्लॉय या क्लाइंट उनके हम कह सकते हैं। ओके, उसके बाद हम जो इनके होते हैं म्यूचुअल फंड के जो सॉरी बाय साइड एनालिस्ट के जो होते हैं वो हमारे होते हैं म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए। ओके, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनके क्लाइंट हो सकते हैं। और आपका जो क्लाइंट बेस होगा, अगर आप इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट अगर डालते हो तो वहां पे इन्वेस्टर्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, ये सब मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस और इन बाकी सबको आप कैटर करके वहां पे आपका रिसर्च वहां पे आप आपके क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो। ओके, तो इनकी जो अवेलेबिलिटी हम कह सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबिलिटी रहती है। ओके, इसकी जो अवेलेबिलिटी रहती है वो अवेलेबिलिटी हमारी होती है सिर्फ और सिर्फ
उनके ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए या उनके इंटरनल पर्पस के लिए, और नॉट इन पब्लिक डोमेन। इनकी भी पब्लिक डोमेन में नहीं रहती, इनके जो क्लाइंट होते हैं उनको वो रिसर्च रिपोर्ट फिर देते हैं और वहां पे उनके बिहाफ पे डिसीजन लेने का काम करते हैं। ओके, तो अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो रिसर्च एनालिस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है ये हम अब देख लेते हैं। ओके, जैसे हमने देखा मोबाइल के एग्जाम्पल में मैंने देखा था पूरा का पूरा एनालिसिस करना कंपनी का, इकोनॉमी का, ये सब अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक पूरा पाथवे हम अब इसका भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी रिसर्च एनालिस्ट अगर हो तो उससे इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या कि अलग अलग टाइप्स ऑफ, जैसे कि मान लो इकोनॉमी में क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर में चेंज क्या होगा, अगर मान लो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते तो इसका डॉलर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, ये इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन क्या पड़ेगा, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाने की आपको कोशिश करता हूं। मान लो इंटरेस्ट रेट अगर आरबीआई बढ़ाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी डिक्लेयर होती है, इसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, ओके, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है कि स्टॉक मार्केट गिरता है। ये एक बेसिक लेवल है, ये क्यों होता है ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो 5.5% का अभी इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है, फिक्स्ड इनकम। ओके, तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के अगर आरबीआई 6% कर देता है, ओके, तो ये यहां पे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पे अच्छा रिटर्न अब उन्हें मिलने लगा है। तो ये हमारे जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं ये यहां से पैसा निकालते हैं और इस सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं। एक सिंपल लॉजिक ये होता है, ये बहुत डिटेल होता है लेकिन ये एक सिंपल लॉजिक होता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखो। अगर मान लो फिजिकल पॉलिसी हमारी जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर हर साल डिक्लेयर करती है, उसमें अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो टैक्स रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, इंडस्ट्री में डिमांड कम हो जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर बढ़ रहा है तो वहां पे क्या होगा, इंडस्ट्री में मार्केट गिरेगा उसकी वजह से, क्योंकि एक निगेटिव न्यूज हो सकती है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये सब एनालिसिस करना, ये सब इंडस्ट्री का जो भी हमारा इकोनॉमी का एनालिसिस है, ये सब आना चाहिए रिसर्च एनालिस्ट को। ओके, चेंजेस इन द वेरियस माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब इनका स्टडी करते हुए आना चाहिए। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को स्टडी करना आना चाहिए। फ्लोज फॉर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हो गए, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हो गए, तो बाहर का पैसा कंट्री में कितना आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये सब एनालिसिस आना चाहिए। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स स्टडी करना चाहिए। और ग्लोबल फैक्टर्स दैट इंपैक्ट द जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के बेस पे ग्लोबल फैक्टर जो है वो हमें क्या इंपैक्ट कर रही है, ये सब एनालिसिस, जो इकोनॉमी का एनालिसिस होता है, ये सब एक रिसर्च एनालिस्ट को आना चाहिए। ये इकोनॉमिक एनालिसिस जैसे हमने चैप्टर में, मैंने इसीलिए आपको पहले दिखाया, सबकी चैप्टर जो इकोनॉमी एनालिसिस वाले उसमें इन डिटेल हम ये सब चीजें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हम सिर्फ क्वालिटीज देख रहे हैं। ओके, उसके बाद इंडस्ट्री का एनालिसिस आना चाहिए। अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री के स्पेसिफिक, अगर मान लो एक एसिड हेवी इंडस्ट्री जैसे कि हम कह सकते हैं स्टील इंडस्ट्री, तो स्टील इंडस्ट्री के लिए हम कौन से रेशियोज हम वहां पे एनालिसिस करेंगे, और उसके कंपैरेटिवली अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम वहां पे कौन से रेशियो एनालिसिस करेंगे, तो वहां पे हम एनालिसिस करेंगे कि नेट परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं उनके। ओके, ये सब, ये कुछ चीजें बदल जाती है, ये कौन सी होती है, ये सब हम इंडस्ट्री एनालिसिस के इसमें देखेंगे। लेकिन ये एक क्वालिटी होती है कि अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री, ये एक रिसर्च एनालिस्ट की क्वालिटी होती है। और अंडरस्टैंडिंग कंपनीज, तो कंपनीज का एनालिसिस करना क्वालिटेटिव और कॉम्पिटेटिव, जैसे आपने देखा वैसे एनालिसिस करते हुए आना चाहिए। और जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं कंपनीज के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो पढ़ के एक इन्फॉर्म डिसीजंस लेना, ये क्वालिटीज होती है किसी भी रिसर्च एनालिस्ट की। ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरएक्शन विद क्लाइंट्स एंड कंपनीज, अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। मान लो अगर आपको एक कॉन कॉल होता है कंपनी का और उसमें पार्ट लेने का आपको एक मौका मिलता है, तो इट्स नॉट अ जॉब, ये एक मतलब एक रिलायंस का कॉन कॉल हो रहा है और वहां पे आपको एक पार्ट मिल रहा है, तो वहां पे आपकी एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिसर्च एनालिस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्री रेडी होके कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, एक अच्छे से प्रिपेयर करके आपको वहां पे जाना होगा, ताकि बेसिक मैनेजमेंट क्या कह रहा है उसके बेसिस पे आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन वहां पे पूछना होगा। क्योंकि आप अगर किसी कॉन कॉल में पार्ट लेते हो तो सिर्फ आप ही नहीं, तो आपके बिहाफ पे बाकी सब चीजें, बाकी सब इन्वेस्टर्स भी वहां पे कॉन कॉल सुनते हैं और उसकी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो ये क्लाइंट से जो, या आपका जो क्लाइंट है उससे या कंपनी से जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन आपका कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले प्री मीटिंग रिसर्च होना चाहिए, मतलब मीटिंग से पहले रिसर्च हो जाना चाहिए कि
कॉन कॉल में अगर आप पार्ट ले रहे हो कि कंपनी के का पूरा आपको मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा एनालिसिस आपने किया होना चाहिए, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के एस्टिमेट्स क्या है, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, ये सब आपको प्री मीटिंग रिसर्च करना होता है। ओके, इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रली व्यू मतलब कि क्या, इंडिपेंडेंट कोई भी रिसर्च एनालिस्ट अगर है तो वो इंडिपेंडेंट उसने उसका व्यू होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि बायसेस आ जाते हैं कि मतलब मान लो कोई रिसर्च एनालिस्ट है, उसको अगर आईटी इंडस्ट्री पसंद है तो वो आईटी इंडस्ट्री के तरफ आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा रखेगा, ये नहीं चलेगा। आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि मतलब कोई भी साइकोलॉजिकल या कोई भी बायसेस आपकी रिसर्च में नहीं होने चाहिए। उसके बाद नेटवर्क होना चाहिए आपका अच्छे, मतलब एनालिस्ट में यूज देयर नेटवर्क एंड एक्वायर व्यूज फॉर प्रोफेशनल एक्सपर्ट रिलेवेंट रिसर्च, मतलब आपके नेटवर्क में जो है अलग अलग आप सबसे ले सकते हो रिसर्च पे, आपके अगर आप रिसर्च बनाते हो तो आप व्यू ले सकते हो, ताकि हर एक का व्यू अलग अलग आता है, तो हर एक को स्टडी अलग अलग इंडस्ट्री में अगर अच्छा हो तो वहाँ पे एक नेटवर्क आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। और क्लैरिटी ऑफ अ क्वेश्चन की, जो भी क्वेश्चन आप पूछते हो उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर आप कॉन कॉल में भी जाते हो या अगर आप क्लाइंट के साथ भी हो, तो वो सब आपको एक मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम जिसे कहते हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ होना चाहिए। ओके, तो गुड लिसनिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए और क्लैरिटी इन आर्टिकुलेटिंग थॉट्स, मतलब आपके थॉट्स एक क्लियर वे से आपको वहां पे ट्रांसफर करते आने चाहिए। ओके, कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट्स की गाइडलाइंस अगर हम देखें, दे मस्ट रियलिस्टिक सजेशन कंपनीज टू देयर क्लाइंट, सजेशन शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फ्यूचर और नॉट ऑन कंटेंट्स ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक बायस्ड सब्जेक्ट कंपनी। मतलब क्या कि जब भी आप किसी क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो सबके सब जो आप जो मतलब आपके एस्टिमेट्स हो गए वो रियलिस्टिक होने चाहिए, कि ऐसे नहीं कि ये कंपनी इतना इतना कर देगी, नहीं, नंबर उसको बेसिस होना चाहिए कि आज तक इस कंपनी ने ये किया है, हमने ये मॉडल बनाया और इस मॉडल के बिहाफ पे ये कंपनी आगे ऐसा परफॉर्म करेगी, ये सब बेस्ड ऑन नंबर्स, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। गारंटीड शब्द का यूज आप कहीं पे भी नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट में गारंटी आप कहीं पे भी नहीं दे सकते। ओके, कि कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे रिस्क है, तो ये सब चीजें की कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ये चीज हो गई। कम्युनिकेशन डन थ्रू रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट्स शुड बी सिंपल क्लियर एंड कंसाइज, मतलब सिंपल वे से होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए, इतने इजी कि क्योंकि सामने वाला अगर क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, इसीलिए वो आपके पास आ रहा है। ओके, तो वो एक सिंपल वे से होना चाहिए ताकि हर एक चीज उसे समझ में आए, नहीं तो आपने आरओई इतना है, आरओसी इतना है, नहीं, ये नहीं चलेगा। तो आरओई क्या है, आरओसी उसको पता नहीं, तो आप उसे कह सकते हो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब क्या कि जो भी पैसा कंपनी यूज कर रही है उस पर इतना रिटर्न जनरेट करवा रही है, 30% रिटर्न जितना भी कैपिटल कंपनी के पास है उतना जनरेट कर पा रही है, सिंपलिस्टिक वे से आप उसे बता सकते हो। ओके, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर ए होल्ड शेयर्स ऑफ अ सब्जेक्ट कंपनी, सच इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज बिफोर हैंड। मतलब क्या, मान लो आपके खुद के पोर्टफोलियो में रिलायंस के शेयर है और आप रिलायंस का शेयर अगर आपके क्लाइंट को अगर सजेस्ट करते हो या रेकमेंड करते हो, तो आपको वो डिस्क्लोजर देना जरूरी है कि मैं खुद रिलायंस का शेयर होल्ड करता हूं भाई, मैं ये रिकमेंडेशन दे रहा हूं बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स, आपको बाय करना है या नहीं ये आपका डिसीजन, लेकिन डिस्क्लोजर देना आपका काम है कि मैं पहले से रिलायंस के शेयर होल्ड करता हूं या मेरे पोर्टफोलियो में वो शेयर्स अवेलेबल है। ओके, एजम्पशंस इफ एनी मस्ट बी क्लियरली स्टेड इन द रिसर्च रिपोर्ट, अगर आप कुछ एजम्पशन करते हो कि होता है क्या होता है कि हम जब भी फोरकास्ट करते हैं तब एजम्पशंस कुछ लेते हैं हम कि इकोनॉमी का रेट ये रहेगा, रियल रेट ये रहेगा, ये एजम्पशन जो होते हैं वो क्लियरली आपको वहाँ पे रिटर्न देने होते हैं। और एब्स्ट्रैक्टिव जार्गन शुड बी अवॉइडेड, एक्सप्लेन सिंपल वर्ड्स, मतलब जार्गन्स आपको ज़्यादा क्लाइंट के साथ करने नहीं है और सिंपल वर्ड्स में आपको वहाँ पे कोशिश करनी कि आपको क्लाइंट को क्लियर मैसेज जाए और क्लियर एक इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन हो, यही उसका मतलब एक हम पर्पज कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। अब रिसर्च एनालिस्ट की इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है ये आप हम अब देख लेते हैं। और रिसर्च एनालिस्ट स्टडीज डाटा, अंडरस्टैंड बिजनेसेस, एनालाइज ट्रेंड्स, इवैल्यूएट रिस्क, डिलीवर्स इनसाइट दैट हेल्प इन्वेस्टर्स टू बेटर डिसीजन। मतलब रिसर्च एनालिस्ट वो होता है ट्रेंड देखता है, कंपनी देखता है, बिजनेस मॉडल एनालिसिस करता है और इन्वेस्टर को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, वो कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। गुड विथ नंबर्स, की नंबर्स के साथ मतलब ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं, मैथ और बाकी सब चीजें अब कैलकुलेटर और एक्सेल पे ये सब चीजें हो जाती है, लेकिन आपको वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चार्ट्स अगर आप रीड कर रहे हो कोई भी ट्रेंड चार्ट, तो वो ट्रेंड्स आपको विजुअली हो गया या मेंटली वो सब चीजें इजीली मतलब इजीली ग्रैप करके उसको डाटा ठीक से रीड करना आना चाहिए। ओके, उसके बाद गुड विथ एक्सेल, ये देखो मैंने जैसे बोला वो स्प्रेडशीट्स एंड अनदर डाटा टूल जो भी है, मतलब अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में हो ये तो चीज़ें तो हमें आनी ही चाहिए। ओके, उसके बाद क्लियर रिटीन फाइनेंस कंसेप्ट, मतलब जो भी फाइनेंशियल कंसेप्ट है हमारे रेशियोज और बाकी सब चीज़ें उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू रीड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स, मतलब
जो एबिलिटी टू रीड मतलब क्या कि आपको जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर मैं देता हूँ तो रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, आरओई क्या होता है, आरओसी क्या होता है, अगर कैलकुलेट करना है, ईबीटा क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है, नॉन कैश आइटम क्या है, कैश आइटम क्या होता है, इसको डिडक्शन कैसे करता है, अगर मान लो कोई कंपनी है वो यूज़ कर रही है स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड और अगर वो डबल डिक्लाइनिंग डिप्रिसिएशन मेथड पे आ गई तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इन चीज़ों का इंपैक्ट क्या होता है ये सब चीज़ें हमें समझ में आ रही। मान लो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी अच्छा खासा ऑपरेटिंग से पैसा कमा रही है लेकिन इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो अगर निगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो अगर निगेटिव है तो ये कंपनी के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने जो भी एसेट्स है उसमें अगर इन्वेस्ट कर रही हो तो ये गुड न्यूज़ है कि इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो निगेटिव है। ओके, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ भी कंपनी के लिए हो सकती है। तो ये सब एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ठीक से रीड करना आना चाहिए। ओके, उसके बाद एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब जब भी आप किसी मीटिंग्स में हो, अगर आप कॉन कॉल्स या कुछ अटेंड करते हो तो वहाँ पे आपकी एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, एबिलिटी होनी चाहिए आपको क्वेश्चंस आस्क करो, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछो, उसके रीजन मांगो और क्यूरियोसिटी आपको होना चाहिए। तो इतना रेवेन्यू का अगर फोरकास्ट कंपनी दिख रहा है तो क्यों दिखा रही है, ओके, ये सब। एंड अटेंशन टू डिटेल्स, मतलब डिटेल्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो डिटेल्स, अटेंशन टू डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल रिटन एंड वर्बल होने चाहिए। ये इसीलिए कि हम फ्रीक्वेंटली हमारे क्लाइंट से एक बेस्ट वे से कम्युनिकेट कर सके, कंपनी से बेस्ट वे से कम्युनिकेट कर सके। और मेरा जो कम्युनिकेशन है, हमें मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास स्किल्स बहुत होते हैं लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो वो कम्युनिकेशन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए या क्लियर आपको होना चाहिए ताकि आप जो क्लाइंट को कहना चाहते हो और क्लाइंट आपको जो कहना चाहता है ये सब आप एक अच्छा इंटरेक्शन हो आपका और आप एक अच्छा मतलब टू वे एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन आपका हो सके। ओके, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो चैप्टर हम खत्म करते हैं। और इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिख रहा है, एक ही मार्क का वेटेज वैसे तो इस चैप्टर को है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो हम आप समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट? सिंपल। ओके, तो रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या है? आरएस आर ओनली इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ डाटा? नहीं। सिर्फ डाटा एनालिसिस करते हैं क्या? नहीं। ओके, उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट आर ओनली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डाटा? नहीं, ये कलेक्शन ऑफ डाटा ये तो हमारा काम ही नहीं, मतलब कलेक्ट तो करते हैं हम, सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं ऐसा कह रहे नहीं। उसके बाद आर इज हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ देयर क्लाइंट? फाइनेंशियल प्लानिंग में वैसे तो हेल्प नहीं करते आर एस ओ। ओके, तो आर इज हेल्प देयर क्लाइंट टेक इन्फॉर्म डिसीजन, कि जो भी आपका क्लाइंट है उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आप हेल्प करते हो कि कंपनी का एनालिसिस ये है, आपकी रिस्क एपेटाइट है ये है, कंपनी के फाइनेंशियल फोरकास्ट ये बोल रहा है, ये एक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा लेने के लिए आरए किसी भी क्लाइंट को हेल्प करता है। इसी के साथ हम हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी इन डिटेल में हम बनाने वाला हूँ और ये पूरी सीरीज हम बना रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपके कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स और जो भी हमारा एग्जाम का लिंक होगा जिससे आप रजिस्टर कर सकते हो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप इजीली आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और नोट जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हो और हमारे जो मतलब ये मैं लाने वाला हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो अगर आप सॉल्व करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इजीली आरए को क्लियर कर सकते हो। तो बने रहना हमारे साथ। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करो। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो भी आरए का स्टडी करना चाहता है या मार्केट में सब कुछ चीजें सीखना चाहता है तो उसके साथ भी वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ।